दोस्तों, एक सुमित्रा नाम की महिला अपने गांव से थोड़ी ही दूरी पर जब कुआं था, तो वो अपने बच्चे को गोद में लेकर के एक मटका लेकर के पानी भरने के लिए जाती है। पानी भर करके जब वो वापस आ रही होती है, उसके साथ कई और महिलाएं होती है। जब वो लेकर के आ रही होती है, तो कुछ महिलाएं जो आगे बढ़ जाती है, लेकिन सुमित्रा पीछे रह जाती है। थोड़ी दूरी चलने के बाद जो आगे चल रही महिलाएं होती है, उसको एक आवाज सुनाई देती है। और आवाज कुछ ऐसी थी, एक भयानक आवाज थी। जब वो पीछे मुड़कर देखती है, तो सुमित्रा जो है बिल्कुल स्टेच्यू की तरह बन बन गई थी। यानी कि वो उसका हाथ ऊपर की तरफ आसमान की तरफ था, और ये उंगलियां जो है वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है। ये देखकर महिलाएं जो है वह सहम जाती है। और जो जो महिला होती है सुमित्रा, वो दांत पर दांत बिठा करके दांत किरकिरा रही थी। अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, और उसका आंख जो है काफी बड़ा बड़ा हो गया था। और आँख जो है बिल्कुल गोल-गोल ऐसे-ऐसे घूम रहा था। ये देखकर जितनी भी महिलाएँ थी वो सहम जाती है, डर जाती है, और गाँव के लोगों को आवाज़ लगाती है। गाँव के कुछ पुरुष लोग भी आते हैं। जब वो ये मंज़र देखते हैं, देखकर हैरान और परेशान रह जाते हैं। आखिर उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो स्टैच्यू बन जाती है और अजीब-अजीब आवाज़ें, अजीब-अजीब हरकतें करने लगती है। जानेंगे इस पूरी कहानी को इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, ऐसे ही हिस्ट्री कल कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं, तो मेरा दूसरा चैनल है जिस पर कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप उस चैनल पर जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस पर मैंने ₹200 का गिव अवे रखा हुआ है। जब भी मेरा उस चैनल पर अभी 800 कुछ सब्सक्राइबर है, अगर वो 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाता है, तो मैं ₹200 का गिव अवे देने वाला हूँ। तो अगर आप लकी विनर होंगे, तो आपको ये ₹200 का रियल कैश मिल सकता है। तो उस पर जाना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पर कमेंट कर देना है। मेरा इसी चैनल का नाम यानी बिहार एक्सप्रेस लिख करके कमेंट कर देना है। कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, तो आप भी चाहें तो उस पर जाकर के भाग ले सकते हैं। और 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन पूरा हो जाएगा, जब भी पूरा हो जाएगा, मैं उसी दिन वीडियो लेकर के आऊँगा इसी चैनल पर, और लाइव प्रूफ आपको ₹200 ट्रांसफर करूँगा, जो भी लकी विनर होंगे। तो एक बार उस चैनल पर जाइए, और ये कहानी इस पर लाने का मेरा मकसद यही है कि आप इस कहानी के ज़रिए आप मेरे उस चैनल पर जाइए और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी साल 1968 की है। कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा की है। इटावा में एक गांव था, शरीफपुरा। और उसी शरीफपुरा में रहने वाली एक सुमित्रा नाम की लड़की जन्म लेती है साल 1968 में। और ये जो सुमित्रा होती है, वो बेहद ही गरीब परिवार में जन्म लेती है। ठाकुर का परिवार होता है, लेकिन बहुत ही गरीब होता है। सुमित्रा का जो पिता होता है, वो बाहर काम किया करता था। सुमित्रा का गांव जो है बिल्कुल ही यूं कहिए बिल्कुल गांव था, कुछ भी नहीं था, ना तो सड़कें थी, ना कुछ भी था। सुमित्रा के पिता बाहर काम किया करते थे। सुमित्रा बहन में अकेली थी। तो सुमित्रा की माँ थी। सुमित्रा के पिता जो बाहर काम किया करते थे। अब सुमित्रा घर में अकेली रहा करती थी। उसकी माँ भी जो है दिन भर काम किया करती थी। इसी तरीके से दिनचर्या गुजरता है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा के जो पिता होते हैं, उसकी मौत हो जाती है। अब ये दोनों माँ और बेटी जो है वो बच जाती है घर के अंदर। अब सुमित्रा के ऊपर गम का पहाड़ टूटता है। सुमित्रा की माँ भी धीरे धीरे करके बूढ़ी हो गई थी। इसी दौरान सुमित्रा 18-19 साल की हो जाती है। तो सुमित्रा की शादी कर दी जाती है। सुमित्रा की जो शादी होती है, वो जगदीश सिंह नाम का एक शख्स होता है, उससे शादी कर दी जाती है। शादी करके सुमित्रा अपने ससुराल चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद सुमित्रा का जो मायके होता है, यानी उसकी जो माँ होती है, वो भी गुजर जाती है। गुजरने के बाद अब सुमित्रा, क्योंकि अब मायके तो उसका रहा नहीं, और ससुराल में भी वो जिस घर में उसकी शादी हुई थी, तो उसका पति था और उसके सास ससुर थे। इसके अलावा कोई भी और नहीं था। अब सुमित्रा का मन वहां भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पति पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाया करते थे। तो सुमित्रा घर में अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। करीब अ, इसकी शादी जो हुई थी 1984 में, 1980 में इसकी शादी हुई थी, और 1984 में सुमित्रा को एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। अब बेटा जब पैदा हुआ, तो सुमित्रा काफी खुश रहने लगी, और उसे टाइम पास के लिए एक बच्चा हो गया। तो अब उसका मन भी जो है लगने लगा। अब वो अपने बेटे को काफी प्यार और दुलार करती थी, और उसी के साथ वो जिंदगी गुजारा करती थी। उसका पति बाहर था अभी। अब सुमित्रा, एक दिन का वक्त होता है जब वो दिन के दोपहर के बाद कुछ महिलाओं के साथ पानी भरने के लिए, क्योंकि गांव में पानी की किल्लत थी, गांव से बाहर एक कुआं था, कुएं पर जा रही थी पानी लेने के लिए। और वापस आने में, जो मैंने आपको बताया कि जो सुमित्रा है वो स्टेचू बन जाती है। स्टेचू बनने के बाद थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद वो घर आती है। घर आने के बाद 1-2 दिन नॉर्मल रहती है, और तीसरे दिन फिर से वो जब खाना बना रही होती है, अपने बच्चे को गोद में ले रखी थी। खाना बनाते समय बैठे बैठे वो एक बार फिर से स्टेच्यू बन जाती है। यानी कि हाथ उसका एक आसमान की तरफ ऊपर होता है, और ये उंगलियां जो है पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है। और वो दांत पे दांत बिठा करके वो किरर रही होती है। दांतों से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है, और आंख जो है बड़ी बड़ी हो जाती है, आंख गोल गोल घूमती रहती है। तो उसकी जो सास है, वो जब आती है, वो देख करके सहम जाती है, डर जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है।
जिसके बाद वो अपने पति यानी कि सुमित्रा के सास को जो है बुलाते हैं लोग। सास और ससुर दोनों आते हैं, देख करके वो भी डर जाते हैं, शोर शराबा करते हैं, गांव के लोग भी कुछ लोग पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद सुमित्रा फिर से नॉर्मल हो जाती है और सुमित्रा कहती है कुछ हुआ था क्या, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद अब ये लोग जो है कहते हैं कि सुमित्रा के ऊपर कोई ना कोई साया है। गांव के जो ओझा वैद्य होते हैं या डॉक्टर होते हैं जो गांव में हुआ करते थे, उन सभी को बुला करके चेक करवाते हैं, लेकिन कोई भी अ, बीमारी या फिर कोई भी इस तरह का कोई चीज सुमित्रा के ऊपर नहीं निकलता। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, फिर एक दिन का समय होता है, फिर एक बार फिर से वही चीज और अजीब अजीब आवाजें निकलती थी, जिससे गांव के लोग भी डरा करते थे। तो ये जो सुमित्रा के पति होते हैं वो बाहर थे, तो उसके जो माता पिता होते हैं वो उसको लेटर लिखते हैं। लेटर लिखने के बाद वो घर आता है। घर आने के बाद करीब 3 महीने के बाद अब साल आ जाता है 1985। 1985, 16 जुलाई 1985 का वक्त होता है, वो दिन होता है। और उसके पति के सामने भी कई बार वो स्टेच्यू बन चुकी थी, कई बार बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन वो दिन था 16 जुलाई 1985 जब वो बोल रही होती है। और जो बोल रही थी वो आवाज़ें कुछ इस तरीके से थी, वो बोल रही थी कि आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। ये बात जब उसके घर वाले सुनते हैं तो फिर और भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब वो सुमित्रा नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल होने के बाद सुमित्रा को उसके जो पति होते हैं, क्योंकि काफ़ी प्यार करते थे उससे, वो कहता है कि तुम जो आज स्टेच्यू बन गई थी या फिर तुम्हारे ऊपर जो भी असर हुआ था, तुम बोल रही थी कि आज से 3 दिन बाद तुम मर जाओगी। तो सुमित्रा ने कहा कि ऐसा मैंने बोला क्या सच में? तो वो जो पति होता है वो कहता है हाँ, तुमने ऐसा ही बोला है। अब सुमित्रा ने कहा कि 3 दिन बाद यानी कि 16 जुलाई 1985 को उसने ये बात कही थी और 3 दिन बाद यानी कि 19 जुलाई 1985 को इसका मौत होना था, मौत पक्की थी जो उसने कहा था जिस हिसाब से। तो सुमित्रा ने फैसला किया कि 19 जुलाई 1985 को मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी और कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी, कोई भी ऊंचाई पर नहीं जाऊंगी, कोई भी ऐसा खतरे वाला काम नहीं करूंगी कि मेरा मौत हो जाए। अब ये बात तय हो गई। 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा घर के अंदर ही थी, ज़्यादा से ज़्यादा आंगन में जाती और घर में जाती, बस इतना ही वो काम करती थी। उस दिन खाना भी नहीं बनाया, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रही थी। दिन भर सब कुछ ठीक गुजर गया। ठीक गुजरने के बाद अब घर के जो लोग हैं वो राहत की सांस लिए और कहा कि चलो कम से कम कुछ ही घंटे अब बचे हुए, ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। लेकिन वो बुरा वक्त अब आने वाला था। सुमित्रा शाम का वक्त होता है, घर के अंदर थी। अब गांव में अक्सर जून जुलाई का जो समय होता है उस वक्त गर्मी भी होती है, तो बाहर मौसम ठंडा हो गया। तो सुमित्रा घर से निकल करके बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद अब वो आंगन में टहलते टहलते दरवाजे पर भी चली जाती है। दरवाजे दरवाजे पर जब बजाती है तो आसपास की महिलाएं गुजर रही थी, जो उसकी सहेली होती है, जो कि बेस्ट फ्रेंड होती है, वो आ रही थी उस दरवाजे से। तो सुमित्रा मिलती है, सुमित्रा से बातचीत शुरू हो जाती है। दरवाजे पे ये लोग बातचीत करते रहते हैं, करीब 10-15 मिनट ये लोग बात करते हैं, दोनों सहेलियां आपस में। उसी दौरान जो सुमित्रा की सहेली होती है वो बात करती रहती है, लेकिन सुमित्रा एकाएक चुप हो जाती है। चुप होने के बाद फिर से वो वैसे ही हो जाती है जैसे कि स्टेच्यू की तरह वो बना करती थी। इस बार वो स्टेच्यू तो नहीं बने, लेकिन वो इस बार खड़े खड़े चुप हो गई और वो एक तरीके से यूं कहिए कि जो मरने की बात उसने कही थी वो मर गई थी और खड़ी थी बिल्कुल। वो जो उसकी सहेली होती है वो बता पूछती रहती है सुमित्रा को, लेकिन सुमित्रा बोलती नहीं है। ये सुनकर उसके जो घर के लोग होते हैं, उसके पति होते हैं, उसके सास ससुर, वो सब आते हैं, देखते हैं कि अंधेरे में ये लोग बात कर रहे थे और सुमित्रा बिल्कुल स्टेच्यू बन गई है, बिल्कुल मर गई है लेकिन खड़ी है। अब उसको ये लोग हिलाते डुलाते हैं लेकिन वो नहीं बोलती है और ना ही हिलती डुलती है। उसको उठा करके ले जाते हैं, घर के अंदर रखते हैं और फौरन जो है वो डॉक्टर को, जो गांव में वैद्य होते हैं, इन सबको बुलाते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद पता लगता है सुमित्रा मर चुकी है। अब घर के अंदर एक गम का माहौल, लोग रोने और धोने लगे, उसके पति भी रोने लगे धोने लगे, उसके सास ससुर के ऊपर भी गम का पहाड़ टूटा। अब इनके क्योंकि ये लोगों को मालूम था कि सुमित्रा के ऊपर ऐसा असर होता है, तो इसीलिए लोगों ने कहा कि इसको रात में ही इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जो भी रीति रिवाज होता है महिलाओं का, जो उसका पति जिंदा होता है तो उसको श्रृंगार और पता नहीं जो भी चीजें होती है वो सभी करने के लिए महिलाएं आती है। महिलाएं जो वो तेल लगा रही थी, कुछ महिलाएं उसके श्रृंगार कर रही थी। तो उसी दौरान क्योंकि पुरुष आंगन में थे, दरवाजे पर थे और महिलाएं सभी घर के अंदर थी, कुछ महिलाएं उसको श्रृंगार कर रही थी। अब वो श्रृंगार करते करते एक महिला घर से चीखती हुई बाहर निकलती है और वो इस हालत में नहीं थी कि वो बोल पाए। वो बाहर निकलती है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी महिला भी चीखती हुई वो घर से बाहर निकलती है। अब जो पहले महिला निकल के आई थी वो किसी तरीके से अपने आप को संभालती है और कहती है कि सुमित्रा जिंदा है, क्योंकि सुमित्रा का मैंने देखा जब मैं श्रृंगार कर रही थी, तेल लगा रही थी उसको,
तो उसका आँख खुल और बंद हो रहा था, यानी कि खुल रहा था और बंद हो रहा था, एक तरीके से ज़िंदा थी। अब लोग घर के अंदर जाते हैं, दूसरी जो महिला थी वो भी कहती है कि जब मैं तेल लगा रही थी या श्रृंगार श्रृंगार कर रही थी तो उसका जिस्म जो है धड़क रहा था, यानी दिल धड़क रहा था उसका, वो ज़िंदा है। अब फ़ौरन जो है गाँव में जो भी वैद्य होते हैं तो उसको बुलाया जाता है, ओझा तांत्रिक को भी बुलाया जाता है। तो जब वैद्य चेक करते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं तो पता लगता है कि सुमित्रा जिंदा है। अब जिंदा होने की बात जैसे ही उसके घर वाले सुनते हैं, एक बार फिर से चेहरे पर खुशी आती है और गम की खुशी आती है एक तरीके से, क्योंकि जिस लाश को वो लोग लाश समझ करके रो रहे थे, अब वो जिंदा थी और ये खुशी की आंसू उसके पति के आंखों से निकल रहे थे। अब जिंदा होने की बात जैसे ही हुई तो अब ये जो पति है उसके नजदीक जाता है और अपनी सुमित्रा को गले से लगाता है। गले से लगाने के बाद सुमित्रा उसको जोरदार धक्का देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, पराई औरतों को गले लगाते हो। अब ये बात जो जगदीश सिंह होता है जिससे शादी हुई थी उसकी, वो पति सोचता है कि चलो अभी तबीयत खराब थी इसकी, हो सकता है याददाश्त नहीं आ रही हो, तो इसलिए ऐसा उसने कहा होगा। लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, लोग भी कहते हैं कि नॉर्मल हो जाएगी धीरे धीरे। अभी असर था उसके ऊपर, कोई जादू या फिर कोई असर होगा इसलिए वो नहीं पहचान रही है। धीरे धीरे अगला दिन आता है, अगला दिन उसके बच्चों को उसको गोद में दिया जाता है, लेकिन सुमित्रा उस बच्चे को गोद में नहीं लेती है, कहती है मेरा बच्चा नहीं है। और पति को भी कहती है मेरा पति नहीं है। और सास ससुर को भी कहती है ये इसे मैं पहचानती नहीं हूँ, बाकी गांव के जितने भी महिलाएं होती है किसी को भी वो नहीं पहचानती है। अब लोग इसके नॉर्मल होने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी नॉर्मल होने के इंतजार में करीब 3 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन सुमित्रा अभी भी नॉर्मल नहीं हो रही थी, किसी को भी वो नहीं पहचान रही थी। अब 3 महीने के बाद सिलसिला शुरू होता है, सुमित्रा अब लेटर लिखना शुरू करती है। लेटर लिखती थी और अपने पति को देती थी और कहती थी इसको पोस्ट करके आइए। वो उसका पति भी क्योंकि काफ़ी प्यार करता था उससे, तो वो उसकी बातों को मानता था, उसको लेकर के वो जाता और पोस्ट करके चला आता। 3 महीने तक ये सिलसिला लगातार चलता है, हर रोज वो लेटर लिखा करती थी और लेटर वो उसका जो पति होता है वो जा करके बॉक्स में डाल करके आ जाया करता था। 3 महीने बाद एक शख्स की एंट्री होती है यहाँ पर, अ, राम सिंह त्रिपाठी। राम सिंह त्रिपाठी जो कि डिबियापुर में कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करता था, वो उस गांव में एंट्री लेता है और गांव के लोगों से पूछता है कि कोई ऐसी महिला है जो कि अजीब अजीब हरकतें करती है और अजीब अजीब उसका रहना सहना है। तो लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता ये बात। तो वो कहते हैं कि वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि कोई महिला ऐसी है या नहीं है इस गांव में। तो वो कहते हैं कि हाँ आगे उसका घर है। वो शख्स आगे बढ़ता है, राम सिंह त्रिपाठी, राम सिया त्रिपाठी, और उसी घर के पास पहुंच जाता है और जिस दरवाजे पर सुमित्रा के पति बैठे हुए थे उसी से ये जाकर पूछता है कि कोई ऐसी महिला है जो कि ऐसे ऐसे हरकतें करती है। तो वो कहता है कि हाँ है, मेरे घर के अंदर ही है और मेरी पत्नी है, लेकिन आपको ये जानकारी कैसे, आपको ये कैसे पता चला, आप कौन है। तो वो कहता है कि मैं राम सिया त्रिपाठी हूँ। दरअसल 3 महीने से मेरे पास एक लेटर जा रहा है और वो लेटर लिखने वाली यहीं की वो लड़की है और यहीं का एड्रेस आता है। तो अब जगदीश सिंह जो कि सुमित्रा का पति होता है उसको पता लगता है कि हाँ लेटर तो लिखती है मेरे, उसकी ही वाइफ लिखती है, और वो लेटर खुद जाकर के गिरा करके आता है। अब उसको शख्स को बिठाता है, राम सिया त्रिपाठी को बैठाने के बाद सारी बातचीत होती है। वो राम सिया त्रिपाठी कहता है कि वो महिला कहाँ है जो लेटर लिखती है। तो उसी दौरान जो सुमित्रा के सास ससुर होते हैं वो भी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं राम सिया त्रिपाठी से आप कौन है, जोर से पूछते हैं। तो राम सिया त्रिपाठी जो है वो अपना नाम बताते हैं, जिसके बाद वो जो सुमित्रा होती है घर के अंदर से वो दौड़ती हुई आती है, चीखती हुई आती है और अपने राम सिया त्रिपाठी को वो गले लगा लेती है और रोने लगती है, पकड़ करके रोने लगती है। जिस पर राम सिया त्रिपाठी जो है वो उस महिला को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोड़ती नहीं है। और सुमित्रा कहती है राम सिया त्रिपाठी को कि आप मेरे पिता हैं, आप कहाँ थे, मैं 3 महीने से आपको लेटर लिख रही थी। अब राम सिया त्रिपाठी भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी बेटी है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये कह रही है कि मेरी बेटी है। अब वो थोड़ी देर बैठता है, बैठने के बाद वो जांच पड़ताल करने लगता है, क्योंकि वो भी प्रोफेसर था, कहीं ऐसा तो नहीं इसको फंसाने की कोई साजिश हो रही हो, इसलिए वो बहुत सारे सबूत लेकर के आया था। लेटर के साथ साथ और भी सबूत लेकर के आया था जो भी लेटर में उसको लिखा जा रहा था। एक एल्बम लेके आता है और इस एल्बम में बहुत सारी तस्वीरें थी। राम सिया त्रिपाठी के जितने भी फैमिली के लोग होते हैं वो सभी तस्वीरें थी, वो सभी तस्वीरें का एल्बम जो है सुमित्रा के हाथों में दे देता है और कहता है कि इसमें से एक एक पन्ना उल्टाओ और इसमें जितने भी लोग हैं सब बताओ कि ये कौन है। सुमित्रा एक एक पन्ने उल्टाती है, उल्टाने के बाद वो बताती है कि ये उसकी माँ है, ये उसका भाई है, ये उसका बहन है, ये उसका पिता है और ये उसके रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग थे वो सबको वो पहचान जाती है। लेकिन आखिर में जो एक महिला की तस्वीर होती है उस पर जाकर के वो चुप हो जाती है, उंगली रख करके वो चुप हो जाती है, कुछ भी बोलती ही नहीं।
अब राम सिया त्रिपाठी को यहाँ पे शक होता है, वो कहता है कि ये महिला कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रही है। अब वो कहती है कि इसका नाम बताओ तुम, आखिर ये कौन है, और इसका नाम आते ही यानी इसका तस्वीर आते ही तुम चुप क्यों हो गई। जिस पर कई बार कहने के बाद सुमित्रा वो नाम लेती है और कहती है, ये मेरी ननद है, और यही ननद ने मुझे मारा है, पत्थरों से कूच कूच कर मुझे मारा था। अब ये बात राम सिया त्रिपाठी जैसे ही सुनते हैं, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राम सिया त्रिपाठी की भी कहानी कुछ ऐसे ही थी। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम शिवा होता है। शिवा की शादी हुई थी, और उसी दिन जिस दिन ये जो सुमित्रा है, जिस दिन मौत हुई थी उसकी 19 जुलाई 1985 को, उसी दिन ये जो शिवा है उसका भी मृत्यु हुआ था। उसके ननद ने उसको मार मार करके उसको मार दिया था, पत्थरों से कूच करके उसको ट्रैक पर ला करके फेंक दिया था। ये बात जैसे ही साबित हुई तो अब राम सिया त्रिपाठी सोच में पड़ गए, और उसने सोचा ये कोई फ्रॉड महिला नहीं, बल्कि जो उसकी बेटी मरी थी शिवा, उसी का पुनर्जन्म सुमित्रा के रूप में हुआ है। अब राम सिया त्रिपाठी कहते हैं कि तुम जितने भी बात तुम कह रही हो बिल्कुल सच है, 16 आने सच है। तुम मेरी बेटी जिस्म से तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो आत्माएं हैं वो कहीं न कहीं मेरी बेटी की है, क्योंकि सुमित्रा पहले ही मर चुकी थी 19 जुलाई 1985 को, और उसके अंदर शिवा का जो पुनर्जन्म है वो हुआ था। अब राम सिया त्रिपाठी जो है वो शिवा को लेकर के यानी सुमित्रा को लेकर के अपने घर जाते हैं, और जो राम सिया त्रिपाठी होते उसकी जो बेटी थी शिवा, उसके 2 बेटे भी हुए थे, जो कि 4-5 साल का हो चुका था। अब उस बेटे को जैसे ही वो देखती है सुमित्रा, जो कि अब शिवा है, देखने के बाद फौरन पहचान जाती है और कहती है ये मेरा बच्चा है। तो उसको लेकर के कुछ दिन वहाँ रहती है, और रहने के बाद अब उसको काफ़ी समझाने बुझाने के बाद राम सिया त्रिपाठी समझाते हैं कि दरअसल तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, तुम जिसमें से हमारी बेटी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी जो रूह है वो हमारी बेटी है, लेकिन तुम्हारी शादी कहीं और हो चुकी है, यानी कि जिस गांव में तुम रहा करती थी, जगदीश सिंह से तुम्हारी शादी हुई है, तो तुम्हें वहीं रहना चाहिए और उसके साथ ही रहना चाहिए। ये बच्चा तुम्हारा है, इसको तुम बेशक लेकर के जाओ, बेशक ये तुम्हारा मायका है, लेकिन तुम्हें रहना तो अपने ससुराल में ही होगा। जिस पर जो सुमित्रा होती है, जो कि शिवा थी, अब वो अपने बच्चे को लेकर अपने ससुराल आ जाती है और उस घर के अंदर वो रहने लगती है, पहले वाला बच्चा को भी, और 2 बच्चे जो लेकर के आई थी उसको भी, और साथ में अपने पति के साथ उस घर में वो रहने लगती है। जिसके बाद ये साबित हो जाता है कि पुनर्जन्म का जो अ, मामला था वो साफ हो जाता है। 1985 का ये मामला है। 1998 का जब वक्त आता है तो उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे, और ये जो सुमित्रा होती है, गंभीर बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है 1998 में, और उसके ठीक 2 साल बाद उसके जो पति होते हैं, जो जगदीश सिंह होते हैं, वो भी उनकी भी मौत हो जाती है। लेकिन सुमित्रा का परिवार आज भी है। सुमित्रा का जो बेटा होता है, 3 बेटा था, तो तीनों बेटे आज भी मौजूद हैं, आज भी उसी गाँव में रह रहे हैं। और ये कहानी जब अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं हुआ करता था। सरकारी तौर पर कहें या फिर रिसर्च के तौर पर कहें या फिर साइंस की दुनिया की अगर बात करें, तो पहला ऐसा ये मामला है जो कि पुनर्जन्म साबित हुआ है और इस पर मोहर लगी है साइंस की ओर से। साइंस वालों ने इसको मोहर लगाया है कि ये पुनर्जन्म का मामला बिल्कुल सच है। उस समय का बस एक ही ऐसा मामला है पूरे इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में कह लें, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, और इस सच्ची कहानी को आज भी लोग सुनते हैं तो पुनर्जन्म पर शायद वो विश्वास करते हैं। तो इकलौता ऐसी कहानी थी जो मैंने आप सभी को सुनाया। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी कहानियाँ, ऐसी हिस्ट्रिकल कहानियाँ मैं उस चैनल पर डाल रहा हूँ, और आप लोग इस चैनल पर तो देखते ही हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन आप उस चैनल पर अगर सपोर्ट करेंगे तो आपको ये चैनल मेरा अलग चलेगा, वो चैनल अलग चलेगा। इस पर जो भी मैं डाल रहा हूँ, जो भी न्यूज़ से रिलेटेड, रियल न्यूज़ से रिलेटेड, वो तो डालूंगा ही, और उस चैनल पर ये इस तरह की हिस्टोरिकल कहानी आपको सुनने को मिलेगी। तो उस चैनल पर जाइए, एक बार विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। काफ़ी कम सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर मैं फुल्ली तरीके से दोनों ही चैनल पर एक्टिव रहूँगा, और अलग अलग कहानियाँ आप सभी को सुनाऊंगा उस चैनल पर, और साथ ही इस पर आपको रियल न्यूज़ से जुड़ी आपके जो भी तमाम मुद्दे हैं वो सभी इस चैनल पर आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो ये थी एक कहानी। बाकी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और दूसरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।